जो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। आज हम लेके आए हैं अपने चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके का लास्ट और आखिरी लेक्चर। इस लेक्चर में क्या होगा, अभी तक हमने पढ़ लिया है संतृप्त असंतृप्त कार्बन के बारे में, फिर हमने पढ़ा क्रियात्मक समूह के बारे में, फिर हमने पढ़ा आईपीएसी नेमिंग के बारे में, फिर हमने देखा मिक्स यौगिकों का आईपीएसी नेमिंग। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार्बन, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बन की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। उसके बाद आपके जो सिलेबस में दो कार्बन के बहुत इंपॉर्टेंट जो यौगिक दिए हुए हैं, जिसमें एक है एथेनॉल और दूसरा एथेनोइक अम्ल, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर फाइनली हम एंड में देखेंगे साबुन कैसे काम करता है, यानी साबुनीकरण की विक्रिया हम देखेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि मिक्सचर क्या होता है। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, बट ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है, तो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं बच्चों। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कार्बनिक यौगिकों के कुछ रासायनिक गुणधर्म क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला लिखा है बच्चों दहन। दहन का मतलब क्या आता है? दहन का मतलब होता है बच्चे जलाना। जलाने का क्या मतलब है? जब भी पूरी केमिस्ट्री में कोई चीज़ जलेगी, इसका मतलब क्या है कि वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसकी आप क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। यानी कि किसी भी वस्तु के जलने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो वो है ऑक्सीजन। ठीक है बच्चे, आइए दहन की बात करें तो अधिकांश कार्बनिक यौगिक वायु की उपस्थिति में दहन करने पर हमें क्या देते हैं, हमें वो ऊष्मा देते हैं, यानी कि हीट निकलती है उनमें से, प्लस प्रकाश देते हैं, लाइट देते हैं, जहाँ भी जलते हैं वहाँ पे रोशनी कर देते हैं, प्लस क्या देते हैं, प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस वाटर यानी कि पानी देते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं क्या, जैसे C+O2 चेंज इनटू CO2 तो प्लस हीट निकल जाएगी। C3H8 अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट निकलेगी। अब वो क्या रहा है, ये कैसी अभिक्रिया है बच्चे, ध्यान देना। तो हर एक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। और चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था नेमिंग रिएक्शंस के बारे में या टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन का योग होता है, उन्हें कहते हैं ऑक्सीकरण। तो ये जो अभिक्रिया है वो किसका प्रकार हो जाएगी, ऑक्सीकरण का। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट नोट पे ध्यान दीजिएगा। हुआ है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो होंगे, जब आप उनको जलाएंगे तो वहाँ पे आपको नीली ज्वाला मिलेगी, यानी कि वो ब्लू कलर में जलेगा। ठीक है, और दूसरी लाइन क्या लिखी हुई है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के मध्य। अगर नहीं पता है संतृप्त और असंतृप्त के बारे में, नहीं जानते उनके बारे में, तो मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, नीचे लिंक डाल दूंगा, वहां से आकर के वीडियो देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये संतृप्त और असंतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। आइए आगे बात करें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, जब वो जलेंगे तो वो धुएं युक्त पीली ज्वाला देते हैं। धुएं युक्त पीली ज्वाला का क्या मतलब है, दिखेगी तो पीली पीली लेकिन धुआं सा भी निकलेगा। अब जब ये चूंकि ये धुआं देते हैं मेरे बच्चे, तो इसलिए जिन पात्र यानी जिस बर्तन में ऐसी चीजें हम जलाते हैं, उस बर्तन के नीचे हिस्से पर काले रंग का धुआं जम जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, उस धुएं से बचने के लिए हम जो बर्तन होता है ना, बर्तन के नीचे हम तली लगा देते हैं। कहते नहीं है कि बर्तन अगर हम चूल्हे पे खाना पकाते हैं या किसी और अन्य जगह पे खाना पकाते हैं या बहुत लंबे समय तक खाना पकाते हैं, तो हम उसके नीचे वाले हिस्से पर क्या लगा देते हैं, तली लगा देते हैं। जैसे अगर आपने कभी जो बड़े वाले दावत में जो भट्टी वाले उड़द होते हैं उनके खाए हों, तो उसमें तली के नीचे हम जो वो हमारा बड़ा सा भगोना होता है, पतीला होता है, उसके नीचे हम क्या लगाते हैं, तली लगाते हैं। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ये वही है जो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जो स्वयं क्या करते हैं, किसी और को ऑक्सीकृत कर दे, माने अपने आप अपनी प्रेजेंस में दूसरे बंदे को ऑक्सीजन दे दें। तो ऐसे बंदों को, ऐसे जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उन्हें कहते हैं ऑक्सीकारक। देखिए यहाँ वही लिखा हुआ है कि कुछ कार्बनिक पदार्थ अन्य कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, जिन्हें हम ऑक्सीकारक कहते हैं। अब ये जो पदार्थ होते हैं ये करते क्या है, बेसिकली अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे, और जैसे ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे तो अम्ल को क्या कर देंगे, ऑक्सीकृत कर देंगे। एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है CH3CH2OH, यानी क्या है, मैथ एथिल अल्कोहल। अगर एथिल अल्कोहल की रिएक्शन क्षारीय KMnO4 के साथ कराई जाएगी हीट की प्रेजेंस में, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। देखो यहाँ पे सिर्फ इसके पास एक ऑक्सीजन थी, यहाँ देखा तो यहाँ पे हमें एसिड मिल गया, मैथ एथेनोइक अम्ल मिल गया। ठीक है, एथिल अल्कोहल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब ये जो दो चीजें लिखी हुई है ना, एथिल अल्कोहल और एथेनोइक अम्ल, ये दोनों हमारे पास केमिकल कंपाउंड हमें दिए गए हैं, जिनकी हमें स्टडी करनी है। तो अब इसकी एक और प्रॉपर्टी बची है बच्चों, तो आइए वो प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के बारे में। प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कार्बनिक यौगिकों के तीसरे गुण की बात करते हैं, तो तीसरा गुण है बच्चे संकलन का। संकलन का क्या मतलब है, देखो बच्चों दो चीजों पर ध्यान देना। अगर किसी रिएक्शन में निकेल यानी कि Na और पैलेडियम यानी कि Pd ये उत्प्रेरक उपस्थित होते हैं। उत्प्रेरक का क्या मतलब है, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। उत्प्रेरक बच्चे वो होते हैं एक केमिकल रिएक्शन में, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह तत्व जिसकी उपस्थिति मात्र से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र या मंद किया जा सकता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। यानी ये वो पदार्थ होते हैं जो एक रिएक्शन की स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं बच्चे उत्प्रेरक। सिर्फ आप इतना समझिए, चैप्टर जो कक्षा 11 में हम बहुत अच्छे से समझेंगे उत्प्रेरक के बारे में। फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर किसी रिएक्शन में Na या Pd उपस्थित हैं, तो वो करते क्या हैं, इनकी उपस्थिति से जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें
में कार्बन कार्बन के मध्य डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, अगर ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोजन से रिएक्शन करें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ निकिल एंड पैलेडियम और निकिल की उपस्थिति में, तो होता क्या है, ये जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है वो संतृप्त कार्बनिक यौगिक में बदल जाता है। इस अभिक्रिया को बच्चे कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का क्या मतलब है, हाइड्रोजन का हो जाए जिसमें योग, उस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, इसका एग्जांपल या इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में। अब वनस्पति तेल क्या होता है, देखो ध्यान देना, जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो और कार्बन की बची हुई दो वैलेंसी R यानी कि कोई अन्य ग्रुप जो है जिसमें कार्बन हो वो पूरा कर रहा हो या हाइड्रोजन हो वो पूरा कर रहा हो, तो उसे कहते हैं वनस्पति तेल। ये नॉर्मल फार्मूला है, सामान्य फार्मूला। ठीक है, और जब होगा क्या, जब इसकी दो वैलेंसी डबल बॉन्ड से ना हो करके कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड बन रहा हो और जो दूसरे बॉन्ड की वैलेंसी है वो हाइड्रोजन ने पूरी कर ली, तो उसे वनस्पति घी कहते हैं। तो इस तरीके से ये कार्बन की यौगिकों के कुछ रासायनिक गुणधर्म थे जो समाप्त हो चुके हैं। आइए आप पढ़ते हैं एथेनॉल के रासायनिक गुण के बारे में। आइए बच्चों आप पढ़ते हैं एथेनॉल के गुणधर्म के बारे में। एथेनॉल हमारे सिलेबस में बहुत कार्बनिक जो यौगिक हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट कार्बनिक यौगिक के तौर पर दिया हुआ है। एक एथेनॉल दिया है और दूसरा एथेनॉलिक अम्ल दिया है। अब एथेनॉल के गुणधर्म समझते हैं, क्या क्या गुणधर्म है। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो ये है कि एथेनॉल रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होता है, यानी जिस हिसाब से हम अभी हैं, हम कमरे में हैं, आप अपने कमरे में हैं, तो अगर अभी आप एथेनॉल को ले आएँ तो ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। आगे बात करें, इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसे अल्कोहल कहते हैं। अब ये लाइन कमाल की है, इसे अल्कोहल कहते हैं क्योंकि यह सभी अल्कोहली पेय पदार्थों में पाया जाता है। अब आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं ना अपने आस पड़ोस में, जैसे बियर हो गई, पेय पदार्थों में बियर हो गई, या कोई और भी जो आपको पता होंगी बहुत अच्छे से, या जो आपके दोस्त वगैरह या आपके घर में परिवार में जो आपके बड़े हैं वो अगर ये चीज़ें लेते होंगे तो आपने देखा होगा कि बोतल के रूप में लिक्विड फॉर्म में आता है। तो वो जो भी लिक्विड है बच्चे वो एथिल अल्कोहल ही है, यानी कि वो एथेनॉल ही है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये वाली लाइन, यह जल के सभी अनुपातों में पूर्ण रूप से विलय होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो जो अब ये जो है ना टॉपिक एथेनॉल, ये जो टॉपिक है एथेनॉल, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसको डेली लैंग्वेज से रिलेट करके समझते हैं। ठीक है, अब एथेनॉल का यहाँ दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है कि जल के सभी अनुपातों में विलय है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप पैक बनाते हैं तो पैक में आप कितने भी वाटर डाल सकते हैं। यानी कम, कुछ लोग होते हैं जिनको कम पानी पसंद है, कुछ लोग होते हैं जिनको अधिक पानी पसंद है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी पसंद है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मीडियम पानी पसंद है। तो मतलब क्या है कि कितने भी जल में कितनी भी अनुपात में इसको मिला लो, ये घुल ही जाना है। ठीक है, अब आप ये मत कहने लगना कि यार आप तो हमें पैक बनाना सिखा रहे हो सर जी, ऐसा नहीं है। सिर्फ मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसको डेली लाइफ से रिलेट कीजिए और चीज़ों को सीखिए। ठीक है, हम चीज़ों को फन के रूप में इजीली समझ लेंगे। आगे बात करें, ये एक अच्छा विलायक भी है, यानी कि बहुत इजीली घुल जाता है। इसमें बहुत चीज़ें भी बहुत आसानी से घुल जाती हैं। विलायक क्या होता है, ये मतलब विलय और विलायक में क्या अंतर होता है। विलय होता है बच्चे जो घुलता है और विलायक होता है जिसमें घुलता है, यानी कि इसमें पानी भी, ये पानी में घुल भी जाता है और इसके अंदर टिंचर, आयोडीन, कप सिरप, टॉनिक वगैरह इन सब में इसका यूज़ होता है। अब कप सिरप में तुमने देखा होगा, सुना होगा, जैसे आपके घर में जो लोग दारू पीते हैं ना, वो ये बोल देते हैं कि यार अगर आपको खांसी हो रही है तो आप एक घूंट मार लो, सुना होगा है ना। तो वो एक घूंट मारने के लिए क्या कहते हैं, क्योंकि जो कप सिरप होता है ना उसमें अल्कोहल होता है, एथेनॉल होता है, एथिल अल्कोहल में होता है इसकी परसेंटेज। तो वो सीधे बोलते हैं कि यार तुम थोड़ी बहुत परसेंटेज मत मारो, तुम पूरा एक घूंट मार लो। ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, फटा सा करना नहीं है ना आपको। आगे बात करें तो लीवर संबंधी बीमारियां इससे उत्पन्न होती है, जैसे फैटी लीवर डिजीज, यानी जैसे आपने सुना होगा जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है, उनके लीवर में प्रॉब्लम आने लगती है। कहते नहीं है कि यार हमारा लीवर खराब हो गया, लीवर फैल रहा है, लीवर फूल रहा है। अब लीवर फैल रहा है, फूल रहा है, लीवर सिकुड़ जाना, ये सारी की सारी लीवर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका मेन रीज़न ही अल्कोहल होता है। इसका अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो जिसकी जो लीवर में ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, फैल जाता है, सिकुड़ जाता है, तो उसको या तो वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा या बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। आगे बात करें तो आगे बात लिखा हुआ है कि तनु अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा पीने से ही नशा हो जाता है। देखिए इस बात पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि आप अगर इतनी सी मात्रा भी पी लेंगे, एक पैक भी पी लेंगे तो भी आपको नशा हो जाना है। तनु अल्कोहल का क्या मतलब है, जिसमें पानी मिला होगा वो तनु होगा। आगे लिखा हुआ है परिशुद्ध अल्कोहल। तो अल्कोहल का क्या मतलब है बच्चे, जिसमें बिल्कुल भी पानी ना हो, यानी कि जो प्योर अल्कोहल हो, जो प्योर एथेनॉल हो। तो प्योर एथेनॉल की अगर आपने थोड़ी सी भी मात्रा पी लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, बॉडी में आपकी चली जाएगी, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक होती है। इसका मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो जब बच्चों हम कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि यार आप नीट नहीं पीनी चाहिए। अब नीट पीने का क्या मतलब है, नीट नहीं पीने का क्या मतलब है, नीट ना पीने का मतलब यही है कि आप बिना पानी के अल्कोहल का सेवन ना करें। उससे क्या होता है, आपके जो अंदर की चीज़ें हैं, यानी कि जो आपके अंदर लीवर वगैरह हैं, ये ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। आपके जो लंग्स हैं, आपके लीवर हैं, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं अंदर की, ये चीज़ें ज़्यादा इन्फेक्टेड होती हैं। अच्छा, इसके बाद आप एथेनॉल की कुछ अभिक्रियाएं देख लेते हैं। जैसे लास्ट लाइन पर बिल्कुल ध्यान दीजिए बच्चों, लास्ट लाइन लिखी हुई है, देखो किताब वाला तुम्हारे सेहत का कितना ध्यान रख रहा है। देखो क्या लिखा है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। सिंस क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि भैया देखो थोड़ी सी मात्रा भी हानिकारक है, तो इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आगे बात करें तो एथेनॉल की अभिक्रिया, तो जब देखो सबसे पहला हम यहाँ पे सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो ये एथेनॉल है। जब ये सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा बेटे सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड यानी CH3CH2ONA, सोडियम एथॉक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड लिखी हुई है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या होता है, निर्जलीकरण का मतलब होता है अल्कोहल में से आपको वाटर निकाल देना है। यानी जब एथिल अल्कोहल की रिएक्शन आप सांद्र H2SO4, सांद्र का क्या मतलब है, जिसमें पानी ना हो, यानी कि प्योर H2SO4, प्योर
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप कराते हैं और टेम्परेचर आप रखते हैं 443 केल्विन यानी 443 केल्विन अगर आप टेम्परेचर सेट करें और आप ले कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कि कंसंट्रेटेड की प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होगा, जो एथेनॉल है वो क्या बन जाएगा, वो एथीन में बन जाएगा और प्लस उसमें से पानी निकल जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या था बच्चे, OH था, यानी कि यहाँ से OH तो निकला प्लस एक H के साथ OH ने H2O बना लिया, यानी कि पानी निकल गया यहाँ से। बेसिकली यहाँ से जो वाटर था, जो जल था, वो अलग हो गया। जल अलग हो जाना यानी कि जल का अलग हो जाने को ही कहते हैं निर्जलीकरण। निर्जल का मतलब है जिसमें जल ना हो। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से ये थी एथेनॉल की अभिक्रिया। आइए अब समझते हैं एथेनोइक अम्ल के बारे में। तो आइए अब समझते हैं एथेनोइक अम्ल के बारे में। तो एथेनोइक अम्ल के जो गुणधर्म है ये कुछ इस प्रकार से लिखे हुए हैं। एथेनोइक अम्ल इस प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसे हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहले आप नाम उठाइए, क्या आ रहा है, एथेनोइक अम्ल। सबसे पहले क्या आ रहा है, ओइक अम्ल। अब ओइक अम्ल मैंने क्रियात्मक समूह पढ़ाते समय आपको बताया था कि ओइक अम्ल किसका अनुलग्न है, तो वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले समूह का। कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले क्रियात्मक समूह का अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। तो अगर एथेनॉल या एथेन के बाद में क्या आ रहा है, ओइक अम्ल, तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल का एक ऐसा ये पदार्थ है जिसके लास्ट में COOH आता है, तभी तो ओइक अम्ल होगा ना, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। अब यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि एथेनोइक अम्ल इस प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसे हम, इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चे, तो दूसरा नाम होता है इसका एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है इसका, एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। अब ये होता क्या है, इसका 3 से 4% विलयन हम सिरका कहते हैं, उसको सिरका कहते हैं। यानी अगर आप एक सॉल्यूशन ले, यानी कि एक पानी का सॉल्यूशन ले, उसमें 3 से 4% एथेनोइक अम्ल मिला दिया जाए तो 3 से 4% उस विलयन को हम क्या कह देंगे, सिरका कह देते हैं। जिस सिरके का उपयोग हम कहाँ करते हैं, अचार में करते हैं, सॉस में करते हैं, आगे चटनी वगैरह में करते हैं। इनके परिरक्षण का मतलब होता है जिससे ये खराब ना हो, उससे बचाने के लिए हम उसमें सिरका का यूज़ करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। यह ठंडी जलवायु में, सर्दियों में क्या होता है, जम जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। चूंकि ये जम रहा है इसीलिए इसको कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ग्लेशियल कहाँ से आया है, ग्लेशियल आया है ग्लेशियर से। ग्लेशियर जमे होते हैं ना बर्फ के, तो यहीं से आपने, चूंकि ये ठंड में जम जाता है इसलिए इसका नाम दिया गया है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। अब दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल क्या है, इसके बारे में कक्षा 11 की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि दुर्बल अम्ल है, यानी ये इजीली अपना जो H+ आयन है वो त्याग देता है, सिर्फ इतना समझ लीजिए। इसके बाद लिखी हुई एथेनोइक की कुछ अभिक्रियाएं। तो पहली अभिक्रिया है एस्टरीकरण। अब एस्टरीकरण का क्या मतलब है बच्चों, जब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया आप एथिल अल्कोहल से या किसी भी अल्कोहल से कराते हैं तो होगा क्या, ये एथेनोइक अम्ल जो है वो एस्टर में बदल जाता है। ठीक है, ये बदल गया एस्टर में और आपको पानी दे देता है, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर हो जाता है, मिल जाता है। तो एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल से क्रिया कराने पर ये खनिज अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या कराएगा, एस्टर बनाएगा। यहाँ पे देखो उत्प्रेरक क्या है, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl का क्या मतलब है कि एक ऐसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसमें पानी मिला हुआ है। तो अब ये जो एस्टर होता है बच्चों, वो सुगंधित पदार्थ होता है, माने उसमें अच्छी स्मेल आती है। अब अच्छी स्मेल का यूज़ कहाँ करते हैं हम, तो अच्छी स्मेल का यूज़ करते हैं हम परफ्यूम्स वगैरह में, डीओ वगैरह में, या और भी किसी चीज़ों में, जैसे सीरम वगैरह चीज़ें हुई है जो आप यूज़ करते हैं, तो इन सब चीज़ों में क्या करा जाता है, इनका यूज़ किया जाता है एस्टर का। तो इसलिए एस्टर का उपयोग इत्र बनाने में, इत्र यानी कि वही परफ्यूम बनाने में एवं सुगंध उत्पन्न करने में किया जाता है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है क्षार से अभिक्रिया। तो बच्चों जब एथेनोइक अम्ल किसी क्षार से रिएक्शन करता है तो बेसिकली लवण बनाता है। अब देखो यहाँ CH3COOH है, तो ये वाला जो H है वो इस OH के साथ चला जाएगा और OH और H मिलकर के वाटर बना देंगे। अब जब OH खत्म हो गया तो जो Na है वो इस H की जगह पे लग जाएगा, तो CH3COOH एक लवण बन जाएगा। तो इस तरीके से ये थे बच्चों आपके एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। आइए अब आपके चैप्टर का लास्ट हेडिंग और लास्ट टॉपिक समझते हैं, जो है साबुनीकरण या मिसेल का निर्माण। साबुन या अपमार्जक कैसे काम करता है, कैसे हम गंदगी को हम अपने कपड़ों से हटाते हैं, यानी मिशेल का कैसे निर्माण होता है, साबुनीकरण की प्रक्रिया क्या है, आइए समझते हैं। तो बच्चों देखो होता क्या है, अधिकांश जो मैल होता है वो ऐसा मानते हैं कि तेलीय प्रकृति का होता है। तेलीय प्रकृति यहाँ पे सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि वो तेल ही होगा या कोई ऑयली चीज होगी। तेलीय प्रकृति का मतलब बच्चे वो है कि जो अधिकांश जो मैल है वो क्या होता है, वो पानी के में घुलनशील होता है, माने पानी के साथ घुल नहीं सकता अच्छे से। तो होगा क्या, अब जब पानी के साथ घुलनशील होता है तो उस घुलनशील चीजों को अब हमें अपने कपड़ों से घुलनशील चीजों को हटाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसी भी साबुन या किसी भी अपमार्जक का। अपमार्जक क्या होता है बच्चों, वो समझते हैं। साबुन या अपमार्जक बेसिकली होता क्या है, एक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि नॉर्मल एक साबुन का फॉर्मूला आपको पता हो, तो बच्चों नॉर्मल साबुन का फॉर्मूला होता है C17H35 COO कह लीजिए या COO कह लीजिए, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो C17H35 COO या C17H35 COO साबुन का जनरल फॉर्मूला है, लेकिन इस पर हम नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इस पर जा रहे हैं कि साबुन क्या होता है, एक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। अब आगे बात करें तो इसमें दो चीजें होती हैं, क्या, एक होता है हाइड्रोकार्बन पुंज जो जल विरोधी होती है, मतलब जो जल में रिएक्ट नहीं करती तभी जल विरोधी है। अब दूसरा होता है इसका आयनिक सिरा जो जल स्नेही होता है। स्नेही का मतलब है जल से प्रेम होता है उसको, वो जल में जाकर के चिपक जाता है, जल से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने रिएक्शन दिखाई हुई है, या एक नॉर्मल डायग्राम दिखाया हुआ है कि देखो एक लंबी सी श्रृंखला है, लंबी सी पुंज है जिसमें COO- और Na+ है, तो यहाँ प्लस माइनस आ गया, आयन आ गए, तो इसको आयनिक सिरा कह दिया। ये एक लंबी सी श्रृंखला है जो जल से बहुत दूर रहती है, जल में एबिले होती है या जल विरोधी होती है, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन पुंज कह दिया, हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन पुच्छ कह दिया। अब आगे बात करें, देखो होता क्या है बच्चों, जब साबुन को जल में घोला जाता है तो हाइड्रोकार्बन पुच्छ तेल की बूंद के चारों ओर रहती है। अब देखो हाइड्रोकार्बन पुच्छ के बारे में हमने अभी पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन पुच्छ जो है वो जल की विरोधी है। मतलब देखो यार सिंपल सी बात है, दो ही चीजें तो हैं, एक तो जल है और दूसरा जल में अघुलनशील पदार्थ है जिसको हम तेलीय पदार्थ कह रहे हैं। अब जब हमारी जो हाइड्रोकार्बन पुच्छ है वो जल की विरोधी है, मतलब वो जल के पास तो रहेगी नहीं, तो घूम फिर किसके पास जाएगी, तो वो जाएगी तेलीय पदार्थ के पास, यानी उस गंदगी के पास। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि वो तेल की बूंद के चारों ओर रहती है तथा आयनिक सिरा। अब आयनिक सिरा क्या है, आयनिक सिरा है जल स्नेही, तो आयनिक सिरा कहाँ रहेगा, वो जल के पास रहेगा। तो आयनिक सिरा बाहर की ओर रहता है, बाहर की ओर रहता है यानी कि जल की ओर रहता है। इस प्रकार हम साबुन में किसका निर्माण करते हैं, साबुन में इस प्रकार मीसेल का निर्माण होता है। अब मीसेल का निर्माण के बारे में हमने आगे लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एथेनॉल जो होता है ना, एथेनॉल जैसे विलायकों में मीसेल का निर्माण नहीं होता। इसका रीजन क्या है, क्योंकि एथेनॉल जो है वो जल के समान आयनिक नहीं होता, क्योंकि एथेनॉल क्या होता है, जल में घुलनशील हो जाता है, जल के समान आयंस में नहीं टूटता, इसीलिए क्या होता है उसमें मीसेल का निर्माण नहीं होता। अब इस स्ट्रक्चर से समझिए मीसेल के निर्माण को। मान के चलिए ये कोई तेल की बूंद थी, तो इसके चारों तरफ जो हमने देखा, तो चारों तरफ इसके जो हमारी हाइड्रोकार्बन पुच्छ है जो जल के विरोधी है वो आ गई यहाँ पे, और जो ये हमारा आयनिक सिरा है इसके चारों तरफ कौन सा आ चुका होगा, यानी जो बाहर की तरफ जल है उसको किसने पकड़ लिया होगा, वो आयनिक सिरा आ गया होगा। मतलब घूम फिर के इतना समझिए कि आपका साबुन या मार्जक में दो ही चीजें हैं, एक है हाइड्रोकार्बन पुच्छ और दूसरी है आयनिक सिरा। हाइड्रोकार्बन पुच्छ जो है वो जल की विरोधी है, तो जल की विरोधी है तो ये जाएगी अशुद्धि के पास यानी कि तेलीय पदार्थ के पास, तो ये पहुंच गई तेल के पास, और उसके बाद जो आयनिक सिरा है वो जल स्नेही है तो ये पहुंच गया जल के पास। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनी वो कहलाया मीसेल का निर्माण। तो इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक को कंप्लीट कर लिया है। अब आप इसके बाद हमने देखेंगे, अगर इसमें आपको कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिक कुछ हमारे लॉज हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं शॉर्ट्स की फॉर्म में डाल दूंगा, और ये लेक्चर्स आप अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 10 से 15 मार्क्स का आपके पेपर में आता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई डाउट बच रहा है तो कमेंट कर दीजिए।